गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 15वां अध्याय जो कि है व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस। तो इसके बारे में अपन जान रहे थे व्यावसायिक वित्त के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें अपन ने अवधि के आधार पर व्यावसायिक वित्त और विनियोग के आधार पर व्यावसायिक वित्त पढ़ लिया था। आज अपन देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर जो व्यावसायिक वित्त होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं और उनका कौन कौन सा महत्व होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्रोतों के आधार पर दो प्रकार के वित्त होते हैं। पहला होता है स्वामीगत पूंजी और दूसरा होता है ऋण पूंजी। तो सबसे पहले बात करें स्वामीगत पूंजी की, तो स्वामीगत पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जो किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत स्वयं उस संस्था के मालिक के द्वारा या उस व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगाई जाती है। वैसे तो अपन क्या कर सकते हैं, ऋण लेकर भी पूंजी लगा सकते हैं। कोई कंपनी है तो शेयर्स के द्वारा पूंजी जुटा सकती है, लेकिन उसके अलावा भी जब कोई किसी भी व्यवसाय का या संस्था का जो मालिक होता है वह अपनी स्वयं की पूंजी व्यवसाय में लगाता है तो उसको कहते हैं वो क्या है, स्वामीगत पूंजी है। अगर व्यवसाय में कोई लॉस होता है तो इसको जोखिम पूंजी भी कहा जा सकता है, क्योंकि लॉस होगा तो उसकी पूंजी पर भी लॉस हमें होगा। तो संस्था के मालिक के द्वारा लगाई गई पूंजी स्वामीगत पूंजी कहलाती है। अब अपन देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी होती है जोखिम पूंजी। तो जोखिम पूंजी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय का स्वामी इसको अपने स्वयं के जोखिम पर लगाता है। प्रॉफिट होगा तो उससे उसको लाभ होगा और अगर हानि होती है तो उसको हानि होगी। इसीलिए इसको अपन कहते हैं कि जो स्वामीगत पूंजी होती है वो जोखिम पूंजी होती है। क्योंकि कोई भी व्यवसाय है तो जोखिम पर तो अपन संचालित करते ही हैं, क्योंकि अपन को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसको जोखिम पूंजी कहा जाता है। दूसरी होती है पूंजी का स्थायी स्रोत। जैसे कि व्यवसाय संचालित करने के लिए अपन ने बैंक से लोन लिया या फिर किसी व्यक्ति से ऋण ले लिया, साहूकार से ले लिया, किसी भी व्यक्ति से लिया ऋण, तो अपन को क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उसको वापस करना होता है, वो भी ब्याज के साथ। लेकिन जो स्वामीगत पूंजी होती है वह मालिक की स्वयं की पूंजी होती है और दीर्घ काल तक अपने व्यवसाय में बनी रहती है, उसको हमें रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा होता है जमानत आवश्यक नहीं। अब जब आप किसी व्यक्ति से ऋण लेने जाते हैं या फिर बैंक में भी आप ऋण लेते हैं तो जमानत के आधार पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उनको गिरवी रखनी पड़ती है। वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कुछ आपके गहने हो सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन जो हमारी स्वामीगत पूंजी है इसमें किसी भी प्रकार की कोई जमानत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह मालिक की स्वयं की पूंजी होती है। तो इसको जोखिम पूंजी कहा जाता है। पूंजी का स्थायी स्रोत इसलिए है क्योंकि दीर्घ काल तक अपन स्वामीगत पूंजी को व्यवसाय में यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई जमानत की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि यह मालिक की स्वयं की पूंजी होती है। अब अपन देखते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है पूंजी आधार में वृद्धि। इसका मतलब ये होता है कि पहले तो हमारे व्यवसाय में पूंजी पर्याप्त मात्रा में है और एक्स्ट्रा जो मालिक अपनी पूंजी लगा देता है तो उससे पूंजी के आधार में वृद्धि हो जाती है। अब जब किसी व्यवसाय के अंतर्गत पूंजी अपने आप बढ़ती है तो संसाधन भी अपने आप बढ़ जाते हैं। यानी कि हमें कोई नया प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो पूंजी के आधार पर ही ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो पहला इसका प्रॉफिट होता है कि व्यवसाय को बढ़ाना है, संसाधनों को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें पूंजी आधार में वृद्धि स्वामीगत पूंजी के माध्यम से हो जाती है। दूसरा होता है विश्वास में वृद्धि। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आने वाले भविष्य में आपके व्यवसाय को कोई लॉस होता है, तो अब उस लॉस के कारण हमारी जो स्वामीगत पूंजी व्यवसाय में बनी हुई है हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं स्वामीगत पूंजी के द्वारा। यानी कि लॉस हो जाता है, कभी हमें किसी को पैसा चुकाना है या फिर हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस विश्वास में आके हम उस स्वामीगत पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है ब्याज का भुगतान नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं बाहर से कुछ पैसा उधार के रूप में लेते हैं तो आपको एक निश्चित ब्याज दर के साथ में आपको पैसा वापस करना पड़ता है। लेकिन जो स्वामीगत पूंजी होती है वह स्वामी की स्वयं की पूंजी होती है, इस पर उसे कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है, ना वह कुछ ब्याज लेता है। तो इस प्रकार हुई हमारी स्वामीगत पूंजी, यानी कि किसी भी व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगाई गई स्वयं की पूंजी ही स्वामीगत पूंजी कहलाती है। दूसरा हमारा प्रकार होता है ऋण पूंजी या उधार ली गई पूंजी। तो इस बात से तो अभी सभी लोग जानते हैं कि ऋण पूंजी क्या होती है। तो ऋण पूंजी का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति से उधार ली गई पूंजी अपने व्यवसाय को संचालित
करने के लिए, ऐसी पूंजी को हम ऋण पूंजी कहते हैं। अब अगर आप को इतना तो जानकारी होगी कि हम किसी व्यक्ति से जब पैसा उधार लेते हैं तो हमें उसको एक निश्चित ब्याज दर के बाद साथ ही साथ में निश्चित समय पर उस व्यक्ति को वो चीज़ जो पूंजी ली गई है व्यवसाय संचालित करने के लिए वो वापस की जाती है। तो ऐसा ही होता है व्यवसाय में कि जब हम किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए हमारे पास पूंजी कम पड़ती है और हम दूसरे व्यक्तियों से बैंक से ऋण लेते हैं, तो जब हम निश्चित ब्याज दर के साथ उसको वो चुकाते हैं तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, ऋण पूंजी है। अब इसकी विशेषताएं होती हैं विशिष्ट अवधि। तो जब भी कोई व्यक्ति होता है जो कि ऋण लेने का काम कर रहा है तो वो एक निश्चित अवधि के लिए ही पैसा उधार लेता है। ऐसा तो वो कहता नहीं है कि मुझे ऋण चाहिए है और जब मेरा मन करेगा मैं उसको लौटा दूंगा। तो एक निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है, ऋण पूंजी ली जाती है और निश्चित अवधि के बाद हम उसको वापस कर देते हैं। दूसरी चीज़ होती है जमानत। अगर आप किसी व्यक्ति से ऋण ले रहे हैं तो ये निश्चित होता है कि आपको उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ वस्तु होती है या कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, कुछ भी होता है वो जमानत के रूप में रखना पड़ता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अगर आप किसी से ऋण लेने जाते हैं और आगे आने वाले भविष्य में विश्वास ना हो, मतलब कि हो सकता है कि आप उसका पैसा ना चुकाओ, तो वो जमानत के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेता है कि वो जो ऋण आपको दिया गया है उससे वो उन चीज़ों को कंपनसेट कर सकें। तीसरी चीज़ होती है वापसी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई ऋण लेते हैं तो एक निश्चित समय अवधि के बाद हमें उसको वो चीज़ वापस करनी पड़ती है और साथ ही साथ में हमें एक निश्चित ब्याज दर भी उसको देनी पड़ती है। तो ये हुई इसकी विशेषताएं कि विशिष्ट अवधि पर ली जाती है, जमानत के रूप में हमें कुछ चीज़ें ऋण लेने वाले व्यक्ति को देने पड़ती हैं और तीसरी चीज़ होती है निश्चित समय पर हमें उसको उस ऋण की वापसी करनी पड़ती है। अब इसके लाभ होते हैं नियंत्रण। तो इसका मतलब ये होता है कि ऋण ली गई पूंजी पर हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का संचालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नियंत्रण क्या होता है कि प्रबंध जो हमारा संचालन चल रहा है तो उसका जो डायरेक्टर होता है, प्रबंधक रहता है, उसका संपूर्ण नियंत्रण ऋण पूंजी पर रहता है। किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ पर हमें ऋण पूंजी लगानी है, किस तरीके से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं और सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये सारे काम हमारे प्रबंधक के रहते हैं। तो पूर्ण नियंत्रण ऋण पूंजी पर बना रहता है। दूसरी चीज़ होती है कार्यकुशलता। इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यवसाय मान लीजिए अभी अच्छे से चल नहीं रहा है क्योंकि उसमें पूंजी की कमी थी। अब अगर अपन व्यवसाय में ऋण पूंजी लाएंगे तो हमारा जो व्यवसाय है वो अत्यधिक कार्यकुशलता से काम करेगा, हमारे पास मशीनरी होगी, भवन होंगे, हमारे पास लेबर होगी, तो उस तरीके से क्या हो जाती है, व्यवसाय की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। तीसरा होता है लोचता। तो ये सीधी सी बात है, जब हमें पैसों की आवश्यकता होगी तो हम ऋण ले सकते हैं और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम वही ऋण जिस व्यक्ति से लिया है उसको वापस कर सकते हैं। इसको हमें एक्स्ट्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार व्यावसायिक वित्त के अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, अवधि के आधार पर, विनियोग के आधार पर और अभी अपन ने देखा स्रोतों के आधार पर। अब अपन देखते हैं कि कंपनी का जो वित्त होता है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन स्रोतों से एक कंपनी जो है वो वित्त एकत्रित कर सकती है। सबसे पहला होता है अंश पूंजी। तो कंपनी की जो पूंजी होती है वह छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है, उसी को हम कहते हैं, वो क्या होते हैं, अंश रहते हैं, कि छोटे छोटे भाग जो होते हैं उनको अंश कहा जाता है। अब अंश में भी बहुत सारे शेयर्स आते हैं, मतलब अंश आते हैं, जिनके बारे में आप अकाउंट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें आता है समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश होते हैं, संचयी अंश होते हैं, बहुत सारे अंश होते हैं। तो जो किसी भी कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं वो हमारे होते हैं इक्विटी शेयर, यानी कि समता अंश। क्योंकि क्या होता है, बाकी के शेयर्स को तो कंपनी का जो संचालन होता है उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी का जो संचालन मंडल होता है और उसमें क्या होता है, केवल जो समतांश होते हैं उनको ही भाग लेने का अधिकार होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर इस वर्ष हमें कोई लाभ नहीं होता है तो हमें बाकी के पूर्वाधिकारी अंशों को तो कैसे ना कैसे एडजस्ट करके जो संचय रहता है उसमें से लाभ देना पड़ता है, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर्स रहते हैं उनको हम नेक्स्ट ईयर भी लाभ दे सकते हैं। तो कहा जाएगा कि जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं वो जो समता अंशधारी होते हैं वही कहलाते हैं। दूसरी होती है हमारे ऋण पत्र, जिनको अपन कहते हैं डिबेंचर।
इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को जब कभी भी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो कुछ बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें इशू करते हैं और इसके माध्यम से क्या होते हैं, जनता से वित्त एकत्रित करते हैं। ये होता है हमारा वित्त एकत्रित करने का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। तीसरा होता है लाभ एवं संचय। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी कंपनी रहती है वह हर वर्ष क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है। उस रिजर्व में क्या होता है, लाभ को संचय करके रखा जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि आगे आने वाले वर्ष में कभी कोई हानि होती है या हमें किसी भी वस्तु की को अपने व्यवसाय को विस्तार करने की आवश्यकता होती है, तो इस संचय में जो हमने वित्त एकत्रित कर रखा है उसका यूज हम कंपनी के लाभ के लिए कर सकते हैं। तीसरा होता है संस्थागत वित्त, चौथा है संस्थागत वित्त। इसका मतलब ये होता है बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं, बैंक हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, कंपनी लोन लेकर अपने व्यवसाय का संचालन कर सकती है। साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कंपनी को वित्त देने का काम करती हैं, उसको कहते हैं हम संस्थागत वित्त। तो इस प्रकार कंपनी के वित्त प्राप्त करने के स्रोत होते हैं अंश पूंजी के द्वारा, ऋण पत्र के द्वारा, संस्थागत वित्त के द्वारा और लाभ और संचय के द्वारा। अब अपन देखते हैं कि ग्रामीण और हमारे जो पिछड़े क्षेत्र रहते हैं उसमें सरकार द्वारा कौन कौन सी वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो अपन अब देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं जहां पर सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, यानी कि वहां क्षेत्रीय असंतुलन रहता है और लोग बाग क्या होते हैं, पिछड़े रूप में रहते हैं। ना वहां पर शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना वित्त की सुविधाएं हैं, ना उद्योग की सुविधाएं हैं। तो सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया कि ऐसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र जहां पर क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है वहां पर हम कुछ वित्तीय सुविधाएं प्रदान करें ताकि वहां पर उद्योगों का विकास हो सके। तो सबसे पहला होता है वहां पर कुछ आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो सरकार ने क्या किया, ऐसे क्षेत्रों में उद्योग बोलते हैं या छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग चालू कर दिए या मजदूरों को काम देना चालू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला। दूसरा होता है स्थानीय साधनों व कौशल का विकास। अब हर जगह क्या होता है, अपने अपने प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, वरन प्रयास ऐसा रहता है कि वहाँ पर हम उद्योगों की संरचना कर सकें ताकि वहाँ के जो स्थानीय साधन है उनका उपयोग हो सके, साथ ही साथ कुशलता में वृद्धि हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके। तीसरा होता है प्रवासी प्रवृत्ति पर रोक। अब अपन ने देखा है मोस्टली जो गांव के और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं वह काम को ढूंढने के सिलसिले में बाहर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। अगर सरकार वहीं पर क्या करे, उद्योगों की संरचना करे, उद्योगों का निर्माण करे, लोगों को रोजगार प्रदान करे, तो जो ग्रामीण लोग हैं वह अपने ही गांव में रहेंगे और शहरों की तरह शहरों की ओर प्रवास नहीं करेंगे, अर्थात प्रवासी प्रवृत्ति पर उन पर रोक लगा दी जाती है। तीसरा होता है आय व संपत्ति का सही वितरण। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर सरकार द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, फिर सरकार ने प्रयास किया कि हम ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देंगे जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने आय और संपत्ति का समान रूप से वितरण किया, वहाँ पर उद्योगों की संरचना और अब आजकल तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं, शिक्षा के संसाधन हैं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी जारी किए जाते हैं। तो वहाँ पर संपत्ति और आय का समान वितरण हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी वित्तीय सुविधाएं हैं जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में लोगों को प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहला होता है सस्ती दर पर पूंजी उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको उद्योगों को और व्यवसाय को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा सस्ती दर पर पूंजी उपलब्ध कराई गई। अब वो पूंजी मतलब ब्याज तो उनको देना पड़ेगा लेकिन उसकी दर क्या होगी, बहुत कम होगी। ऐसे में लोगों ने अपना उद्योग संचालित करना चालू कर दिया। दूसरा होता है परिवहन, विद्युत और संचार उपलब्ध कराना। तो ये जो आधारभूत चीज़ें हैं कि गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, संचार के साधन नहीं होते हैं, परिवहन यानी कि ना तो सड़क है, आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में परिवहन, संचार, विद्युत, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। तीसरा होता है करों में रियायत। तो अगर अपन कोई भी चीज़ क्रय करते हैं तो हर चीज़ पर या फिर कहीं रहते हैं, पानी है, कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में लोग बागों को करों में कुछ छूट प्रदान की गई, यानी कि कर की दर को कम कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ों से कर को से उनको मुक्त कर दिया जो कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं लोग। चौथा होता है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। तो ये अभी अपन जान चुके हैं
कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने व्यवसाय का संचालन करना है या कोई खेती से संबंधित कार्य है, तो सरकार ने ऐसे लोगों को कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराई है। तो इस प्रकार अपना हुआ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा कौन कौन सी छूट प्रदान की गई हैं। इस प्रकार अपने ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जो कि हमारा था बिजनेस फाइनेंस। आप इस पर घर पर प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।